गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम सभी को। कल हम लोगों ने सूचना संचार की प्रक्रिया के बारे में कंप्लीट डिस्कशंस किया था। आज हम लोग सूचना संचार की पद्धति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सूचना संचार की पद्धति के अंदर जो पॉइंट है, मतलब अलग अलग सूचना संचार के प्रकार के अनुसार सूचना संचार की जो पद्धति है वो बदल भी सकती है। जैसे सूचना संचार की पद्धति में आते हैं मौखिक, लिखित, दृश्य यानी देखकर की जाने वाली सूचना संचार, श्राव्य सुनकर किए जाने वाला सूचना संचार, फिर आता है दृश्य श्राव्य यानी देखकर भी और सुनकर भी, और फिर आता है मौन। ये पद्धति है सूचना संचार की। तो सूचना संचार के प्रकार के अनुसार पद्धतियाँ अलग अलग हो सकती हैं। जैसे यदि आप कक्षा में बैठे हो, वर्गखंड में बैठे हो, तो सूचना संचार मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। मीन्स हम आपको समझा सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर लिख कर, या तो बोल कर समझा सकते हैं। और मैं अभी जो आपसे सूचना संचार कर रहा हूँ ये क्या है, ये दृश्य भी है और श्राव्य भी है। मतलब देख भी सकते हो आप और सुन भी सकते हो। मुझे आप सुन भी रहे हो और बोर्ड पे और स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे हो। तो अभी हम पढ़ते हैं डिटेल में क्या है इसका, हम पूरा टॉपिक टू टॉपिक चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले देखे गए अनुसार सूचना संचार की प्रक्रिया में माध्यम व साधन स्वरूप सामग्री का महत्व विशेष है। पहले ऊपर जो हमने पढ़ा सूचना संचार की प्रक्रिया, उसमें माध्यम और साधन इनका महत्व विशेष महत्व था। क्यों? क्योंकि इसके बिना सूचना संचार की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं हो पा रही थी। जैसे अगर सूचना संचार करना है तो उसके लिए माध्यम की जरूरत पड़ेगी। या तो आप बोलकर सूचना संचार कर सकते हो, या लिखकर कर सकते हो, या सुनकर कर सकते हो, तो जरूरी है। तो मतलब सूचना संचार की प्रक्रिया में आपको याद रखना है माध्यम और साधन का विशेष महत्व होता है। माध्यम में आप ये याद रखना, ओरल, रिटर्न, मौखिक, लिखित, विविध प्रकार की सूचना संचार हेतु उसके अनुरूप पद्धतियों का उपयोग होता है। सूचना संचार के प्रकार के हिसाब से, यानी विविध प्रकार के सूचना संचार हेतु उसके अनुरूप जैसा सूचना संचार होगा वैसी पद्धति का उपयोग होगा। जैसे यदि मुझे सामने कुछ 10 लोग बैठे हैं तो मैं बोलकर सूचना संचार कर सकता हूँ। हो सकता है जो लोग बैठे हैं वो सुन नहीं सकते, तो मैं लिखकर सूचना संचार कर सकता हूँ। मीन्स आपको सिर्फ यहाँ इतना याद रखना है बच्चों कि सूचना संचार के प्रकार के हिसाब से, यानी सूचना संचार के प्रकार के अनुसार से उसके अनुरूप पद्धति का उपयोग होगा। जैसे व्यक्ति वैसी पद्धति का उपयोग करना होगा। हो सकता है कि व्यक्ति सुन नहीं सकता, देख सकता है, तो मैं लिखकर कर सकता हूँ, चित्र दिखाकर सूचना संचार कर सकता हूँ। मात्र 2 ही व्यक्ति सम्मिलित हो तो ऐसे में सूचना संचार की प्रक्रिया पद्धति अलग होगी। जैसे यह एग्जाम्पल दिया है, व्यक्ति व समूह के बीच हो, अर्थात वक्ता एक व्यक्ति हो। मीन्स बोलने वाला, सूचना संचार में जो वक्ता होते हैं, हमने ऊपर पढ़ा, वक्ता एक अकेला हो और श्रोता क्या हो, समूह में हो। तो जैसे कि कक्षा, वर्गखंड, तो प्रक्रिया लंबी, छोटी या संकुल भी हो सकती है और पद्धति भी बदल सकती है। पद्धति ओरल हो सकती है और यानी मौखिक हो सकती है या लिखित हो सकती है। और इसके विरुद्ध हम बात करें, जब सूचना संचार समूह और व्यक्ति के बीच हो, समूह और व्यक्ति के बीच, अर्थात वक्ता समूह में हो, मतलब जो बोल रहे हैं वो समूह में हो और श्रोता एक व्यक्ति हो। जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखते हो सवाल पूछने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, वक्ता, और उसमें जो श्रोता होता है ना, सुनने वाला, वो अकेला होता है। वो कोई नेता हो सकता है, वो कोई पुलिस अधिकारी हो सकते हैं। तब ऐसी स्थिति में भी प्रक्रिया व पद्धति क्या होगी, अलग हो सकती है। यानी आपको इतना याद रखना है कि सूचना संचार के प्रकार के अनुरूप पद्धतियाँ बदल सकती हैं। तदुपरांत 2 समूहों के बीच विचार विनिमय हो रहा हो, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन, तो यहाँ भी प्रक्रिया और पद्धति क्या होंगी, भिन्न होंगी। यदि वक्ता और श्रोता, व्यक्ति या समूह एक ही स्थान पर आमने सामने प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित हों, जैसे वक्ता और श्रोता क्या हो, आमने सामने हो, तो जैसे कि क्लासरूम जो होता है, तो क्लासरूम में
आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से हो, जैसे क्लासरूम होता है, तो उस अवस्था में सूचना संचार की प्रक्रिया, साधन, माध्यम का चुनाव एवं नियुक्ति एक ही प्रकार की रहेगी। क्योंकि व्यक्ति आमने सामने है तो प्रक्रिया, पद्धति या जो भी साधन होंगे उनका जो चुनाव होगा वो एक ही प्रकार का होगा, मतलब अलग अलग नहीं हो सकता है। टेलीकम्युनिकेशन की सामग्री का उपयोग करके टेलीकम्युनिकेशंस के योग्य साधन द्वारा स्थान के अंतर को अस्वीकार करके आमने सामने रहकर टेलीकम्युनिकेशंस की सामग्री का उपयोग करके टेलीकम्युनिकेशंस के योग्य साधन द्वारा स्थान के अंतर को अस्वीकार करके आमने सामने रहकर इस स्वरूप में सूचना प्रसार आज के युग में संभव हुआ। मतलब जो टेलीकम्युनिकेशंस क्या है, इनके आने से स्थान के अंतर को आज देखा ही नहीं गया, अस्वीकार करके आमने सामने रहकर सूचना संचार प्रसार आज के युग में संभव हुआ। पहले क्या होता था, गांव में पहले मोबाइल नहीं थे तो पत्र द्वारा सूचना संचार करना पड़ता था। तो पत्र द्वारा सूचना संचार करने में क्या, तो बहुत लोग हिचकिचाते थे, पैसे खर्चे होंगे, 4-5 दिन बाद पत्र मिलेगा। तो लेकिन आज क्या हुआ, आज स्थान के अंतर को अस्वीकार कर दिया, मतलब असंभव को भी संभव हो गया, और ये संभव हो पाया टेलीकम्युनिकेशन के कारण। आज व्यक्ति किसी भी कोने में हो तो सूचना संचार आज संभव हो पाया है। तो अभी हम सूचना संचार की कुछ पद्धतियाँ जो निम्नलिखित दी गई हैं, लाइन लाइन से हम पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। जिसमें से पहला है मौखिक सूचना संचार। मौखिक सूचना संचार में मतलब ऐसा सूचना संचार जो बोलकर किया जाता हो, यानी बोलकर की जाने वाली सूचना संचार को मौखिक सूचना संचार की पद्धति कहते हैं। तो क्या सिर्फ हम इतना लिख देंगे चलेगा? नहीं बच्चों, मौखिक सूचना संचार में आप योग्य भाषा चुनोगे, शब्द का उपयोग करोगे, तभी तो आप बोल पाओगे। आप कुछ भी बोल दोगे तो वो नहीं हो पाएगा। यानी सूचना के अनुरूप हमें सूचना क्या देना है, हमें क्या चीज़ का संचार करना है। तो सूचना, जैसे मुझे मान लो पढ़ाना है या मुझे भाषण देना है, तो मुझे पहले प्रिपरेशन तो करना होगा। तो सूचना के अनुरूप भाषा शब्द के उपयोग द्वारा बोलकर की जाने वाली सूचना संचार की पद्धति को मौखिक सूचना संचार की पद्धति के रूप में जाना जाता है। यानी आपको लिखना है सूचना के अनुरूप योग्य भाषा शब्द का उपयोग कर बोलकर की जाने वाली सूचना संचार को मौखिक सूचना संचार की पद्धति के रूप में जाना जाता है। और तो मौखिक सूचना संचार पद्धति में दो चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक तो उच्चारण और एक भारी आवाज़। तभी तो अब जैसे मैं बहुत धीरे बोलूँगा तो आपको वीडियो में सुनाई नहीं देगा, और मैं फटाफट बोल दूँ तो उच्चारण भी सुनाई नहीं देगा। प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी होता है। तो मौखिक सूचना संचार में उच्चारण की स्पष्टता एवं सुना जा सके ऐसी भारी आवाज़ की आवश्यकता होती है। नेता बहुत धीरे बोले, सामने वाला श्रोतागण सुन न पाए तो उनका कम्युनिकेशन क्या होगा, असफल हो जाएगा, उनका सूचना संचार असफल हो जाएगा। तो आपको याद रखना है मौखिक सूचना संचार में भारी आवाज़ की आवश्यकता होती है एवं उच्चारण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मौखिक सूचना संचार के उदाहरण है बातचीत, वार्तालाप, संवाद। संवाद का मीन्स कन्वर्सेशंस। गोष्ठी का मतलब होता है गोष्ठी, संवाद, ग्रुप डिस्कशंस। बातचीत, वार्तालाप, संवाद, गोष्ठी का मतलब बहुत अच्छा है, भी याद नहीं आ रहा है, भाषण, समूह चर्चा। मौखिक सूचना संचार के जो उदाहरण है बच्चों वो है बातचीत, वार्तालाप, संवाद यानी कन्वर्सेशन, और गोष्ठी का मतलब होता है सेमिनार, जो वगैरह कहीं सेमिनार आयोजित किए जाते हैं ना, गोष्ठी का मतलब सेमिनार होता है। भाषण, समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन इत्यादि इस पद्धति के क्या है, उदाहरण है। इसके अलावा दूसरी पद्धति है बच्चों लिखित। तो लिखित तो आप नाम से स्पष्ट हो जा रहा है, ऐसी सूचना संचार जो लिखकर किया जा सके, यानी लिखकर की जाने वाली सूचना संचार की इस पद्धति को लिखित सूचना संचार की पद्धति कहते हैं। तो इतना नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि सूचना के अनुरूप जब योग्य भाषा शब्द का उपयोग द्वारा और योग्य लिपि में, लिपि भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो योग्य भाषा के उपयोग द्वारा योग्य लिपि में लिखकर भेजी गई ऐसी पद्धति,
यानी लिखकर की जाने वाली सूचना संचार को लिखित सूचना संचार की पद्धति कहते हैं। और लिखित सूचना संचार में शब्दों का उपयुक्त चुनाव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। लेखन में शैली, दो चीज़, एक तो अगर आपकी राइटिंग खराब होगी तो वो जो आपका कम्युनिकेशन है वो असफल हो जाएगा। यानी इसमें भी दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, और वो दो चीज़ हैं लेखन में शैली और शब्दों का उपयुक्त चुनाव। ये दो चीज़ होंगे तो आपका जो लिखित सूचना संचार है वो क्या होगा, सफल होगा। और इसके उदाहरण है साहित्य, पुस्तक, पत्र लेखन, हस्तप्रत, हाथ से लिखा गया कोई लेटर, ईमेल, वर्तमान पत्र, सामयिक, विज्ञापन, प्रपुस्तिका, पैम्पलेट्स, जो स्कूल के पैम्पलेट और पैम्पलेट बनते देखो लिखित स्वरूप में होता है, इत्यादि लिखित सूचना संचार के उदाहरण हैं। एग्जाम में आपको पूछ सकता है तो आप याद ही कर लेना। लिखित सूचना संचार के उदाहरण लिखिए तो ये सब है साहित्य, पुस्तक, पत्र लेखन, हस्तप्रत, ईमेल, वर्तमान पत्र, सामयिक, विज्ञापन, प्रपुस्तिका इत्यादि। फिर तीसरी पद्धति है बच्चों दृश्य। दृश्य का मतलब विजुअल, और विजुअल मतलब बिना बोले सुनकर यानी देखकर की जाने वाली सूचना संचार, यानी बिना शब्द, चिन्हों, प्रतीकों, चित्रों, आलेखों, नक्शों, रंगों द्वारा बिना बोले सुने देखकर की जाने वाली सूचना संचार की पद्धति को दृश्य पद्धति कहा जाता है। और दृश्य पद्धति के उदाहरण क्या क्या हैं, चिन्ह, प्रतीक, चित्र, आलेख, नक्शा। जैसे हमारे सामने कोई भारत का नक्शा रखे तो हम देख कर बता सकते हैं तो भारत का नक्शा, मतलब हम देखकर समझ गए। तो ऐसी सूचना संचार जो देखकर की जा सके उसे कहते हैं दृश्य सूचना संचार की पद्धति। फिर है श्राव्य। श्राव्य का मतलब सुनकर किया जाने वाला सूचना संचार। भाषा शब्द के उपयोग एवं भिन्न भिन्न आवाज़ द्वारा वक्ता और श्रोता आमने सामने न हो, यानी भाषा शब्द के उपयोग एवं भिन्न भिन्न आवाज़ द्वारा, अलग अलग आवाज़ भी आप सुनते हो रेडियो पर, कभी कभी टेलीफोन पर अलग अलग एक्टर की आवाज़ आते हैं, अलग अलग म्यूजिक सिंगर की आवाज़ आते हैं। तो भिन्न भिन्न आवाज़ द्वारा वक्ता और श्रोता यहाँ आमने सामने होना जरूरी नहीं है, मतलब वक्ता और श्रोता आमने सामने न हो और फिर भी होने वाली सूचना संचार की पद्धति को श्राव्य सूचना संचार की पद्धति कहते हैं। जैसे आप MP3 म्यूजिक सुनते हो तो वो क्या हो गया, वो श्राव्य सूचना संचार हो गया। रेडियो में कोई चीज़ सुनते हो, टेलीफोन पे बातचीत करते हो, श्राव्य सूचना संचार हो गया। CD, टेप रिकॉर्डर इत्यादि इस पद्धति क्या है, उदाहरण है। फिर है दृश्य श्राव्य। दृश्य श्राव्य का मतलब देखकर एवं सुनकर दोनों। सूचना संचार की ऐसी पद्धति जिसमें देखना और सुनना एक साथ होता हो, मतलब सूचना संचार की ऐसी पद्धति में जिसमें देखना और सुनना एक साथ होता हो उसे कहते हैं दृश्य श्राव्य की पद्धति। जैसे आप पिक्चर देख लिए, चलचित्र, DVD, टेलीविज़न, कंप्यूटर माध्यम उपकरण में देखना सुनना एक साथ होता है। यहाँ पर क्या होता है, चलचित्र पिक्चर में देखना और सुनना एक साथ होता है, इसलिए हम उसे दृश्य श्राव्य पद्धति के उदाहरण के रूप में कह सकते हैं। जैसे अभी मैं जो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ आपके साथ वो क्या है, दृश्य भी है श्राव्य भी है। आप देख भी पा रहे हो स्क्रीन पर और सुन भी पा रहे हो, तो ये दृश्य श्राव्य पद्धति के उदाहरण है। फिर है मौन, साइलेंस, इशारा करके बिना बोले। जैसे मैंने मुंह पे उंगली रख लिया तो इसका मतलब ये होगा कि चुप रहो, है ना। इशारा कर सकते हैं पानी पीने जाने के लिए, पानी पीने के लिए। तो सूचना संचार शब्दों के बिना भी संभव है। सूचना संचार की ऐसी पद्धति में जिसमें शब्दों की अनुपस्थिति हो, मतलब शब्द के बिना भी संभव हो सकता है, उसे मौन सूचना संचार के रूप में जाना जाता है। मौन सहमति सूचक भी हो सकते हैं, कभी कभी असहमति सूचक भी हो सकता है। जैसे आपको कोई चीज़ पसंद है तो मुंडी हिला दो, पसंद नहीं है तो मुंडी आजू बाजू हिला दो, नहीं, है ना। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है तो अपने सिर को ऐसे हिला दो, पसंद नहीं है तो कैसे हिलाते हैं, ना कैसे करते हैं। तो सहमति भी हो सकती है मौन सूचना संचार, और असहमति सूचक भी हो सकती है। मौन धारण करके संवेदना प्रकट की जाती है, बहुत सारी प्रति संवेदना होती है, कोई ऑफ हो जाता है तो हम मौन करके संवेदना की, तो ये सूचना संचार मौन ही है ना। शाब्दिक अभिव्यक्ति के समय क्षण भर के लिए मौन धारण की स्थिति ध्यान आकर्षित करने या वस्तु पर ध्यान आकर्षण सूचित करती है। मतलब बिना शब्दों के यदि सूचना संचार किया जाए तो क्षण भर के लिए हमें वो ध्यान खींचने में मदद करता है। सूचना संचार की पद्धतियों में
मौखिक सूचना संचार एवं लिखित सूचना संचार सबसे अधिक उपयोग में आने वाली प्रचलित पद्धतियाँ हैं। जितना अभी हमने 6 पढ़ा, मौखिक, लिखित, मौखिक, लिखित, दृश्य, फिर श्राव्य, फिर दृश्य श्राव्य, फिर मौन, 6 पॉइंट पढ़ा। लेकिन 6 में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मौखिक सूचना संचार एवं लिखित सूचना संचार, सबसे अधिक उपयोग में आती हैं, इसलिए इसके बारे में ही टॉपिक में आगे डिस्कस किया गया है। विचार, विभावना, सूचना, मनोभाव, आदान प्रदान उपरांत विधिवत सूचना संचार की पद्धति और सरल एवं सफल बनाती है। चाहे वो विचार हो या हमारे कोई भावना हो या कोई सूचना हो, वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, जिसके द्वारा हमारी सूचना संचार अधिक सफल हो सकती है। उम्मीद है कि बच्चों आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।